हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज एजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटी की हम यहां पर क्लासेस कर रहे हैं लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। हमने मौलिक कर्तव्यों तक यहां पर पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं यहां पर नया टॉपिक, भारत की संघीय कार्यपालिका। भारत की संघीय कार्यपालिका में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो सभी भारत की संघीय कार्यपालिका में उनको पढ़ा जाता है। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति कौन है, किस प्रकार का पद है और भारत के संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इनकी शक्तियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। भारत संघ की कार्यपालिका है क्या? ठीक है, हमने भारतीय संविधान के भाग की अपनी एक क्लास करी थी, उसमें हमने पढ़ा था भाग 5। ठीक है, पार्ट 5 में हमने देखा था भारत का संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ क्षेत्र। तो उसी में हमने एक पढ़ा था भारतीय संघ की कार्यपालिका। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका, उसका वहां पर पहला चैप्टर था भाग 5 का। और संघीय कार्यपालिका कहां से कहां तक आती है? 52 से आर्टिकल 78 तक। और पूरा जो ये भाग है हमारा 52 से 151 तक आता है। ठीक है, तो इसी में जो 52 से 78 तक आता है उसको हम भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं और उसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका, अब हम यहां से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो भी हमारी कार्यपालिका में या संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है, और आज की हमारी क्लास होने वाली है बेसिकली ओनली राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति के विषय पर। तो जान लेते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। दूसरी बात यहां पर है, वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति है उसके संवैधानिक प्रमुख भी हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और तीसरी बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी राष्ट्रपति का यहां पर प्रावधान है। राष्ट्रपति भारतीय संघ में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीसरी, यद्यपि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली में क्या है, जो सरकार का प्रमुख होता है वो भारत का प्रधानमंत्री और अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ प्रमुख होता है। लेकिन जो भारत का कार्यकारी प्रमुख या फिर कहें कि हम संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अर्थात भारतीय संसदीय लोकतंत्र में वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति को और क्या नाम से पुकार सकते हैं कि वे भारतीय संघ का नाम मात्र का प्रमुख है। ठीक है, या नाम मात्र की कार्यपालिका उनको कहा जा सकता है। क्योंकि कार्यपालिका को हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कार्यपालिका को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वास्तविक कार्यपालिका एंड नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका में हमारी आ जाती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आ जाते हैं। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से भारत की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, ये रहा राष्ट्रपति का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि वो है क्या। अब राष्ट्रपति के पद के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद का भारत में क्या महत्व है। ठीक है, पहला है यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। भारतीय लोकतंत्र में जो
व्यवस्था है उसमें संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रणाली में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, भारत में अगर हम वरीयता क्रम की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे राष्ट्रपति आते हैं। ये भारत में सर्वोच्च पद है और भारत के प्रथम नागरिक भी इनको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। किस तरह से है? राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, विदेशों में या विदेशों से जितनी भी बातचीत होती है दूसरे राज्यों, दूसरे राष्ट्रों से, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन होते हैं, वहां पे जो भी प्रस्ताव लेकर जाया जाता है या जिस भी कार्य को किया जाता है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता का प्रतीक है। राष्ट्रपति एकता और अखंडता का प्रतीक है, शक्तियों का स्रोत है। तीसरी चीज यहाँ पर आती है हमारे पास शक्तियों का स्रोत। राष्ट्रपति शक्तियों का स्रोत है। संघ की सभी कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। ठीक है, वो यही बात है, संघ की भी अगर भारतीय संघ में मतलब आंतरिक रूप से देश में केंद्र की जितनी भी कार्य प्रणाली है वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, तो शक्तियों का स्रोत कौन है? राष्ट्रपति। चौथी चीज यहाँ पर आ जाती है, वह संविधान के संरक्षक के रूप में है। संविधान के संरक्षक किस आधार पर है? राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और रक्षा की शपथ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेते हैं तो वो इसमें संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, उसके परिरक्षण की शपथ लेते हैं और उसके प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारे। उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद आएंगे। क्या क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से हमने पढ़ा है, भाग 5 का स्टार्टिंग ही अनुच्छेद 52 से होता है। 52 से 151 तक हमारा पार्ट 5 चलता है भारतीय संविधान का, और उसमें भी कार्यपालिका की जो चर्चा होती है वो 52 से 78 तक होती है। ठीक है, और 52 में क्या है हमारा? राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद। देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 53 अर्थात 53 पर। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो भारतीय संघ है या केंद्रीय संघ है उसमें उसकी जो कार्यकारी शक्ति होती है, उसकी कार्य प्रणाली की जो सभी पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसी आधार पर राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 54 है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है उसका निर्वाचन या चुनाव किस आधार पर होगा, क्या क्या प्रणाली होगी। ठीक है, चुनाव कौन करेगा, ये सब कहां लिखा हुआ है? 54 में। ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का जो है इंट्रोडक्शन है कि कौन करेगा। अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, 54 में तो है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह होगा, कौन कौन, एक निर्वाचक मंडल होगा और उसमें कौन कौन शामिल होंगे। लेकिन 55 में पूरी निर्वाचन की रीति है, पूरा प्रोसेस है निर्वाचन का राष्ट्रपति के, वो किसमें है? हमारा आर्टिकल 55 में। ठीक है, और इसी से एक निर्वाचन कोटा की बात निकल के आती है। निर्वाचन कोटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, एमएलए और एमपी दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं, आर्टिकल 56 है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो बात लिखी हुई है वो आर्टिकल 56 में लिखी हुई है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह चर्चा है, किस अनुच्छेद में यह, या इनको मिलान करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये 56 में लिखा हुआ है आर्टिकल 56 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 57, पुनर्चुनाव के लिए पात्रता। राष्ट्रपति जो होते हैं वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, अर्थात वो चुनाव में दोबारा जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा हमारे भारत के इतिहास में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं वो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार चुन करके पद पर पहुंचे हैं। ठीक
ठीक है। तीसरा अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं। ठीक है, अब क्या क्या योग्यताएं होंगी किसी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए, उन सभी की चर्चा हमारी 58 में है। ठीक है, यहां पर हम पहले राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं भाग 5 में उनकी यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं 59 पर। 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। ठीक है, एक तो योग्यताएं होती हैं, दूसरी हमारी राष्ट्रपति के पद की शर्तें होती हैं कि क्या क्या शर्त हैं। ठीक है, पहले तो वो उस व्यक्ति की योग्यताएं होंगी जो उम्मीदवार बनना चाहता है राष्ट्रपति के रूप में, फिर योग्यताओं के बाद कुछ शर्तें होंगी जिनको पूरा करना राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद शपथ लेता है ऑब्वियसली, तो शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 60 से निकल कर आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61, अब कोई अब भारत के राष्ट्रपति हैं, पद पर हैं, अब मान लीजिएगा उनको हटाना है, तो हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में है। पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमारी 61 में है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 62 पर। 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होने को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है या तो त्याग पत्र के आधार पर होगा या फिर मृत्यु के कारण होगा व्यक्ति की, राष्ट्रपति की। ठीक है, तो उस समय क्या प्रोसेस है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और निर्वाचन का क्या प्रावधान है, कितने समय में निर्वाचन होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आर्टिकल 72 आ जाता है अब। ठीक है, 62 के बाद हम इस मूव करते हैं आर्टिकल 72 पे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्तियां, तो वहां पर एक आती है क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, तो क्षमादान की शक्तियों का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, भारत की जो मंत्रिपरिषद होती है जिसे वास्तविक कार्यपालिका भी कहते हैं, वो क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देती है। ठीक है, तो ये प्रावधान कहां पर है, आर्टिकल 74 में है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है आर्टिकल 77 जहां पर राष्ट्रपति का जिक्र है, देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। ठीक है, जितने भी कार्य होते हैं देश में वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे अगर वो केंद्रीय कार्यपालिका के या संघीय कार्यपालिका के कार्य हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 78 में है भारतीय संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाओं प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाएं, ठीक है, विधायी सूचनाएं या विधायी सूचनाओं को प्रधानमंत्री से मांग सकता है। अगला है हमारा आर्टिकल 80, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। विज्ञान, कला, सामाजिक व्यवस्था, इन सभी आधारों पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो ये कहां से है, आर्टिकल 80 से ये प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेंगे और सत्र अवसान करेंगे तथा सत्र को आहूत करेंगे। ठीक है, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, सत्र को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और सत्रावसान अर्थात उसको बंद क्लोज करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 87 पे। 87 में क्या है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में तथा लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अभिभाषित करते हैं या अभिभाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कब होता है? ठीक है, एक तो प्रत्येक वर्ष जब वर्ष की शुरुआत होती है तो जो पहला सम्मेलन होता है संसद का, उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, तो एक तो वो अभिभाषण, और दूसरा जब भी नई सरकार बनती है, इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद नई सरकार बनती है, तो उसका जो पहली बैठक होती है, उस सरकार की जो पहली मीटिंग होती है, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो इन दो बातों का जो जिक्र है आर्टिकल 87 में है, आर्टिकल 87 में। ठीक है,
अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 111। 111 में क्या है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। अब भारत में, भारतीय संसद में दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जब इन दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। अब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वे विधेयक को स्वीकार करे अथवा स्वीकार नहीं करे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो ये सारी शक्तियां कहां से निकल कर आती है, आर्टिकल 111, 111 या 111 आर्टिकल इसको कह सकते हैं। और वीटो की शक्तियों का भी प्रावधान जो होता है वो यहीं से आता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 123। 123 में क्या है, संसद के अवकाश के समय, ठीक है, संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति होती है जो कि विधायी शक्ति के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो ये कहां से आती है, आर्टिकल 123 से। आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली हुई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे। अब एक हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 143। अब राष्ट्रपति विभिन्न मौकों पर या किसी भी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है आर्टिकल 143 के अधीन मिलता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय से जो ये परामर्श मांगते हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये रहे हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे हमने पढ़ा, 52, 53, 54, 55, 56 और 56 से 62 तक तो हमने पढ़ा लगातार हैं। उसके बाद 72, 74, 77, ठीक है, और 78, फिर उसके बाद 80, 85 में हम पहुंचे और 87, 111, 123 और 143। ये सभी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिक टू रिमेंबर आर्टिकल 52 टू 61। ठीक है, अब जो लगातार 52 से 61 तक आर्टिकल्स हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, क्या है, उसके माध्यम से हम जल्दी से याद कर सकते हैं इनको। पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। पकानी कोका दुयो दशम, एक एक शब्द से एक एक आर्टिकल यहां पर आएगा। पकानी कोका, ठीक है, को का। नेक्स्ट है दुयो, दुयो, उसके बाद आता है द, श एंड म। ठीक है, दुयो दशम। आर्टिकल 52 में क्या है, ठीक है, पहला हमारा 52 से शुरू होता है, राष्ट्रपति का पद है यहां पर। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या है, कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख। तीसरा है हमारा आर्टिकल 54। ठीक है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन। और अगला है हमारा आर्टिकल 55। 55 में क्या है, निर्वाचन कोटा, निर्वाचन कोटा और निर्वाचन की रीति, है ना, यहां पर कह सकते हैं निर्वाचन की रीति। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 56। 56 में क्या है, राष्ट्रपति का से होता है कार्यकाल। ठीक है, अब आर्टिकल 57 पर चलते हैं। 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं दोबारा निर्वाचन, अर्थात पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है राष्ट्रपति की वो किस अनुच्छेद से आती है, आर्टिकल 57 में उसका उल्लेख है। 57 के बाद 58 में है 58 आर्टिकल में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं। ठीक है, अब योग्यताओं के बाद हमने पढ़ा था 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं या फिर शर्तें। जो शर्तें हैं उनको दशाएं भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, 59 के बाद आता है 60 में शपथ का प्रावधान है, सा से यहाँ पे हो जाएगा शपथ एंड लास्ट आएगा हमारा मां से आ जाएगा महाभियोग, अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है
उनके पद से वो क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। 58 में हमारा राष्ट्रपति का पद है पकानी, देखिए तोड़ के हम इसको याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, पकानी से हमारा क्या हो जाएगा, पासे पद, इसको सीरियल में लिख लेंगे पहले। फिर का से कार्यपालिका प्रमुख होता है या कार्यकारी प्रमुख भी कह सकते हैं। नी से निर्वाचन राष्ट्रपति का, को से निर्वाचन कोटा या निर्वाचन की रीति, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन की पात्रता, 58 योग्यताएं, और दा से दशाएं अर्थात पद के लिए शर्तें, शा से शपथ और मां से महाभियोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो पहली हमारे यहाँ पर बात रही अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए निर्वाचन दो तरह से होते हैं। जो चुनाव होते हैं हमारे, चुनाव के दो तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट तो वो होता है जहां जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो रही यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें शामिल होते हैं। अब जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो हम जान लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा होता है जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, जितनी भी राज्यों की विधानसभा है सबके निर्वाचित सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के। अब तीसरा होता है यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रारंभ में जो राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था थी उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं का प्रावधान नहीं था। इसको जोड़ा गया है 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे 69 लिखा हुआ है, ये गलत है। 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ये 1992 का अधिनियम है। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कौन कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और निर्वाचक मंडल के ये सदस्य होते हैं। अर्थात जितने भी एमपीज होते हैं निर्वाचित और जितने एमएलएज होते हैं निर्वाचित राज्यों के, और दिल्ली और पांडिचेरी इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित एमएलए हैं वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ नोट लिखा हुआ है। यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यही हमें जानना है। हमने ये जान लिया कि कौन शामिल है। अब कौन शामिल नहीं है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं है। पहले लोकसभा में भी और राज्य की विधानसभाओं में भी क्या था, आंग्ल भारतीय जो है नामित होते थे। ठीक है, तो अब तो खैर वो पद समाप्त कर दिया गया है संशोधन के माध्यम से, तो वे भी नहीं होते थे। और कौन नहीं होते हैं, जो विधान परिषद होती है राज्य की विधान परिषद, उनके सदस्य भी यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया की। निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। और तीसरी चीज यहां पर आती है, मतदान गुप्त होता है। ठीक है, गुप्त मतदान होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया में तीन बातें आती हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, और तीसरा मतदान गुप्त होता है। ठीक है, अब मत का मूल्य जान लेते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पर सभी एमपी, निर्वाचित एमपी और निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली पांडिचेरी के साथ सभी भाग लेते हैं, तो अब उनके मत का मूल्य क्या होता है। ठीक है, एक एमपी वोट डालता है उसके मत का मूल्य क्या है, और एक एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालता है तो उसके मत का मूल्य क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है। सांसदों के मत का मूल्य भी निर्धारित होता है। ठीक है, सांसदों के मत का मूल्य भी अलग होता है और प्रत्येक राज्य के एमपी का मूल्य, एमएलए का मूल्य भी, मत का मूल्य अलग होता है। ठीक है, अब वो होता क्या क्या है ये हम जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पहला है एक विधायक के मत का मूल्य। ठीक है, एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं यूपी का। ठीक है, तो सभी यूपी के विधायक के मत के मूल्य के लिए सूत्र क्या होगा। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, यूपी में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, 403। ठीक है, और राज्य की जनसंख्या कितनी है, लगभग 121 करोड़। ठीक है, डिवाइडेड बाई 403 और यहां पर इनटू में होता है 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से ये यूपी के जितने भी एमएलए होंगे सबके मत का मूल्य यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक विधायक के मत का मूल्य हमने जान लिया है। ऐसे ही एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। सांसद के मत के मूल्य में यहां पर हमें जान लेना जरूरी है कि चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सांसदों के मत का मूल्य बराबर होता है आपस में। ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों का मूल्य। ठीक है, सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या है, भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं। ठीक है, और निर्वाचक मंडल में कितने राज्यों के अलावा और कौन कौन सी विधानसभाएं शामिल हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, जितने भी टोटल मत का मूल्य विधायकों का यहां पर आएगा उसको ऊपर रखेंगे टोटल अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, संसद में जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसको नीचे रखेंगे यहां, तो प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे भी लिखा हुआ है, सेम ही फॉर्मूला है। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1/1000। ठीक है, और सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह था हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मत का जो मूल्य होता है उसकी ये चर्चा रही। अब करते हैं चुनाव का तरीका क्या है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा मत होता है और मतदान गुप्त होता है। ठीक है, ये हमारा फिर से आ गया है, मत का मूल्य हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, विजयी उम्मीदवार कैसे होगा, उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 50% से अधिक मत अर्थात निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगर 50% से अधिक मत किसी उम्मीदवार के आ जाते हैं तो वह यहां पर राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं कहां पर थी, हमारा आर्टिकल, राष्ट्रपति की योग्यताएं थी आर्टिकल, जैसे एक बार कर लेते हैं, पकानी कोका दुयो। ठीक है, 52 53 54 55 56 57 58। ठीक है, तो आर्टिकल 58 में क्या थी हमारे राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। ठीक है, अनुच्छेद 58 के अनुसार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी आवश्यक है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात तो यह आती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने की इच्छा रखता है उसको भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। दूसरा है हमारा, उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। ठीक है, उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा हमारा प्रावधान है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जो भी योग्यताएं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की हैं वह सभी योग्यताएं यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, चौथा है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो चौथी बात यहाँ पर आती है लाभ के पद की, उसको किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, योग्यताएं हो गई हमारी। अब
पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिस दिन राष्ट्रपति के रूप में वह पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपने उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। ठीक है, जब तक उनका उत्तराधिकारी, ठीक है, जो नेक्स्ट राष्ट्रपति होने वाले हैं, जो जीत कर आए हैं, अगर तो जब तक वे पद ग्रहण ना कर ले वे तब तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है हमारा, वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा 5 साल से पहले उनकी इच्छा होती है कि वह राष्ट्रपति के पद से मुक्ति चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वे लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को संबोधित पत्र के माध्यम से अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, चौथी बात रही कार्यकाल में, उसे संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। कब से 5 वर्ष तक होता है, जिस दिन उन्होंने शपथ ली है, राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है, दूसरी चीज है उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाए, उनका उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाता है तो वह पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज है हमारी, अगर उनकी इच्छा होती है पद त्यागने की तो वे लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र। और चौथी चीज, अगर उनको हटाने का अगर इच्छा होती है तो उनको महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये काफी जटिल है, अभी हम पढ़ेंगे। और किस आधार पर महाभियोग लाया जाता है, काफी जटिल प्रक्रिया है, अभी हम आगे देखने वाले हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, इच्छा पूर्वक त्याग पत्र तो सिंपल है, हम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति सौंप सकते हैं, लेकिन महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है। और महाभियोग हमारा आता कहां से, आर्टिकल 61 से। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, आधार, इसका आधार क्या है, अर्थात महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है और कहां लाया जाता है और क्या प्रोसेस है पूरा। इसका आधार है कि संविधान का उल्लंघन, अगर राष्ट्रपति पर बैठे व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, फिर भी बहुत से ऐसे जो है कार्य होते हैं, कृत्य होते हैं जिनको संविधान के खिलाफ माना जाता है और उसी बेसिस पर यहाँ पर महाभियोग लाया जा सकता है। क्या भारत में अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, ये हमें जानना जरूरी है। तो आप बताइए क्या लाया गया है या नहीं। शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां पर होती है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, कहीं पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, आरोप जिस सदन द्वारा लगाया गया है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों के वहां पर हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरी चीज है, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए इस प्रस्ताव को, ऐसा प्रस्ताव जो महाभियोग से संबंधित है, जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहा है, उसका प्रस्ताव 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिएगा, अगर सदन में आज महाभियोग का प्रस्ताव पेश हो रहा है किसी भी सदन में, तो क्या है, 14 दिन पहले से ही राष्ट्रपति को यह अवगत करा दिया जाना चाहिए कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। तीसरा यहां पर है, जिस सदन ने आरोप लगाया है वह 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है। ठीक है, जिस सदन में प्रस्ताव पेश होता है वहां के 2/3 बहुमत से इसको पारित होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष बहुमत है 2/3 बहुमत। आगे 4th पॉइंट है महाभियोग का हमारा, इसके बाद संकल्प दूसरे सदन में जाता है।
अगर 2/3 बहुमत से एक सदन में पारित हो जाता है तो फिर उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में पेश कर दिया जाता है और आरोपों की जांच करता है वह सदन। राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति जब ये जांच होती है, दूसरा सदन यहाँ पर जांच करता है, तो राष्ट्रपति या तो खुद भी उपस्थित होकर के अपना पक्ष रख सकता है अथवा किसी अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपना पक्ष पेश कर सकता है। पांचवा हमारा इसमें पॉइंट है, यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से आरोपों को सही पाता है, ठीक है, जांच के बाद, ठीक है, और जांच होती है, जांच के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया, ये दूसरे सदन में भी सही पाता है और संकल्प पारित करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को उस तिथि से पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तिथि से जिस दिन दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है, राष्ट्रपति को पदमुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नोट, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, प्रश्न आया हुआ है, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, सेमी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल भी इसको कहते हैं, क्वासी जुडिशियल। महाभियोग क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचित भाग ले रहे हैं, जो कि 70वें संवैधानिक संशोधन से 1992 में प्रावधान किया गया था दिल्ली और पांडिचेरी के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात होती है, महाभियोग की बात होती है, तो कौन कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेंगे। तो कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं, दोनों प्रकार के सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य विधानसभाओं के सदस्य अर्थात जो निर्वाचित एमएलएज हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, वह भाग लेते हैं या नहीं? तो यहाँ पर महाभियोग के संबंध में राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर केवल संसद के सदस्यों को ही अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ही यह अधिकार है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लें, ठीक है। अब आती है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक है। योग्यताएं हमने पढ़ी, ठीक है। योग्यताओं के बाद आती है शर्तें। शर्तें किसमें आती है? आर्टिकल 59 में, ठीक है। जो दशाएं हैं अर्थात शर्तें, आर्टिकल 59 में शर्तें आती। आर्टिकल 59 नामांकन के लिए क्या है? अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नामांकन दाखिल करना है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी है, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे कौन? ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। निर्वाचक मंडल के सदस्य, ठीक है। निर्वाचक मंडल के सदस्य ये होंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं अब आप जानते ही हैं। निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। ये अलग अलग होने चाहिए, अर्थात ये 100 व्यक्ति 100 एमपी या एमएलए ये चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमानत राशि रिजर्व बैंक में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी राष्ट्रपति के रूप में अपना उम्मीदवार नामांकित करते हैं उनको क्या जरूरत रहती है? वह 15,000 रुपए भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करें, ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, ठीक है, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, ठीक है, 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। जमानत जब्त हो जाती है, अर्थात जो जमानत राशि है अगर एक छठाई है ना, 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं किया है तो जमानत जब्त हो जाती है, अर्थात ये राशि जब्त कर ली जाती है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की, ठीक है।
राष्ट्रपति के पास व्यापक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास इतनी तरह की शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक है, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली हम बात करते हैं कार्यकारी शक्ति के। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं, राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां वो हैं कौन कौन सी, जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। पहला है हमारा, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य उनके नाम पर होते हैं। ठीक है, भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, जो कार्यकारी जो कार्य होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति जी के नाम पर होते हैं। दूसरा है, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आम चुनाव के बाद जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। सभी मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का कार्यकारी अधिकार है, कार्यकारी शक्ति है। तीसरा है, वे भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत के कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जो भारत का चुनाव आयोग है, जो राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है। ठीक है, चुनाव। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हमारा चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी हमारे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, सॉरी राष्ट्रपति करते हैं। किसकी? चुनाव आयुक्त की, और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये सभी नियुक्ति जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें सदस्यों के और अध्यक्षों के अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये उनका कार्यकारी अधिकार है। अगला है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोगों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हमने देखा है हमारे राष्ट्र में क्या है, अनुसूचित जाति आयोग भी है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, ठीक है, महिला आयोग भी है। तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वह अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना भी कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और ये इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 263 में है। ठीक है, वह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों, ठीक है, के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जिन राज्यों में विधानसभाएं नहीं है या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर राष्ट्रपति सीधे जो है वहां पर अपना प्रशासन चलाते हैं। किनके माध्यम से? एलजी और एडमिनिस्ट्रेटर्स के माध्यम से। ठीक है, जैसे लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटर है ना, और दिल्ली में हमारे क्या है? उपराज्यपाल हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। वह प्रधानमंत्री से संघ के प्रशासनिक मामलों और विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं? वो संघ के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है, और विधायी कार्य हैं, उनसे संबंधित किसी भी प्रस्ताव में जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर। दूसरी शक्ति यहाँ पर है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। पहली शक्ति हमने पढ़ी है कार्यकारी शक्ति, और दूसरी हमारी यहाँ पर होने वाली है विधायी शक्ति। ठीक है, वह संसद के सत्र बुलाता है या सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो उसका आह्वान कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और ये कहां से? अनुच्छेद 108 से इसका प्रावधान है संयुक्त बैठक का। ठीक है, वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं।
वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या अन्यथा संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति का यहाँ पर विधायी अधिकार है, विधायी शक्ति है। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो मामला है विधानसभा में और लोकसभा में, जो एंग्लो इंडियन का मामला है उसको 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या है, समाप्त कर दिया गया है। अब भारतीय संसद में और विधानसभाओं में आंगल भारतीय सदस्य का चयन नहीं होता है। ठीक है, मनोनयन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं विधेयकों पर सहमति। ठीक है, विधेयकों पर सहमति का जो मामला है वो किस आधार पर है? देखिए, एक तो होते हैं साधारण विधेयक, एक होते हैं धन विधेयक और एक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक का क्या मामला है? सहमति दे सकता है, रोक सकता है या सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या शक्ति है कि वे एक तो सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या सदन के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक के मामले में नहीं, लेकिन अगर धन विधेयक है तो वे उसको वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि धन विधेयक तो इंट्रोड्यूस ही राष्ट्रपति की सलाह पर होता है। ठीक है, पूर्व अनुमति से ही होता है। यदि संसद पुनः विधेयक पारित कर देती है तो उसे सहमति देनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं और संसद दोबारा से उस विधेयक को पारित कर देती है तो अनुमति देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। धन विधेयक के मामले में क्या है? सहमति देते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के लिए यह है कि वह या तो सहमति दे दें या ना दे, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि धन विधेयक तो आता ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही है। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक, सहमति देनी ही पड़ती है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनिवार्य किया गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति को अब संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वह राज्यों के विधेयकों पर वीटो का प्रयोग कर सकता है जिन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, अगर राज्य की विधानसभा का कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के समक्ष राज्यपाल द्वारा लाया जाता है विचार करने के लिए, तो वे वहां पर उस पर वीटो लगा सकते हैं, राष्ट्रपति वीटो लगा सकते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अगला आता है विधायी शक्ति में हमारा अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को लगता है कि तुरंत कार्यवाही आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब संसद का कोई एक सदन या दोनों ही सदन अगर चलन में नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से, और कि कोई ऐसा विषय पड़ जाए जिस पर कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश भी क्या होता है? एक अधिनियम की तरह ही होता है, लेकिन वह संसद द्वारा नहीं बनाया गया होता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया होता है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होती है। इसे संसद के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यादेश के मामले में समय कितना है, कब तक अध्यादेश मैक्सिमम जीवित रह सकता है? ठीक है, तो एक तो अगर सदन को चलने में 6 माह है अभी, क्योंकि कोई भी सदन क्या होता है 6 माह के बाद ही चलन में आता है, तो 6 माह तो हो गए संसद के सत्र के संचालन के। ठीक है, और संसद के पुनः एकत्रित होने के 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, प्लस 6 सप्ताह सदन के संचालन के बाद, तो कितना समय हो जाता है यहाँ पे? 42 दिन ये हो जाते हैं, एंड ये कितने हो जाते हैं? 6 महीने, तो लगभग 7.5 महीने यहाँ पर ये हो जाते हैं, 7.5 माह। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, और दूसरी चीज ये है कि वह अध्यादेश को किसी भी समय यहाँ पर वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या क्या है? धन विधेयक को उसकी पूर्व सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जिसे हम बजट के नाम से जाना जाता है, संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। तीसरा है अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है,
अगला है वे भारत की आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम दे सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं। वे प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां हो गई हैं। अब आप बताइए कि केंद्रीय बजट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियां, ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जितने भी न्यायाधीश होते हैं वे सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी कानून या तथ्य के मामले पर सलाह ले सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्षमादान की शक्ति अगली आती है यहाँ पर न्यायिक शक्तियों में, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग ये निकल कर आती है। वह निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान, निलंबन, राहत, सजा में छूट दे सकते हैं। क्षमादान दे सकते हैं, सजा का निलंबन कर सकते हैं या सजा में छूट दे सकते हैं। ठीक है, सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा के मामले में, संघीय कानून से संबंधित अपराध में दी गई सजा के मामले में, और मृत्युदंड, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसको भी वहां पे उसमें कुछ कटौती कर सकते हैं या उसको माफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग वो क्या क्या है। पहला है हमारा पार्डन या क्षमा, सभी दंड और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त करना। ठीक है, पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को जितने भी उस पर दंड हैं, आरोप लगे हुए हैं, सबसे मुक्त कर देना। तो राष्ट्रपति यहाँ पर सभी आरोपों से मुक्त कर देते हैं पार्डन के द्वारा। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेशन अर्थात लघुकरण, कठोर दंड को हल्के दंड में बदलना, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। ठीक है, लघुकरण का या कम्यूटेशन का मतलब यही होता है, किसी व्यक्ति को अगर कठोर दंड दिया हुआ है तो उसको हल्के दंड में परिवर्तित कर देना। जैसे अगर किसी को सजाए मौत मिली हुई है तो उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तीसरा आता है हमारा रेमिशन, दंड की अवधि कम करना। ठीक है, या उसके चरित्र को बदले, जो जैसे साल के कारावास को 5 साल में बदल देना, किसने 10 साल के। ठीक है, तो रेमिशन में यह आता है सजा का तरीका, सजा का प्रकृति तो वही रहेगी लेकिन सजा का जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे 10 साल की सजा को 5 साल में या 5 साल की सजा को 3 या 2 साल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो लघुकरण में और परिहार में यह अंतर होता है। चौथा है हमारा विराम, विशेष परिस्थितियों के कारण दंड कम करना, जैसे शारीरिक विकलांगता या गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से क्या करते हैं, दंड को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे विकलांगता या फिर आपका गर्भावस्था महिला के मामले में। अगला है प्रविलंबन, रिप्राइव, इसमें क्या है, अस्थायी रूप से दंड को निलंबित करना, विशेषकर मृत्यु दंड को, ताकि क्षमा या लघुकरण के लिए अपील की जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग यह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां थी। नेक्स्ट आता है हमारा राजनयिक शक्तियां या फिर डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां भी इनको कहते हैं। ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इन्हें संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विदेशों में जो राजनयिक और उच्चायुक्त भेजे जाते हैं वह भी राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। अगला है हमारा सैन्य शक्तियां। ठीक है, सैन्य शक्तियां में क्या है, वह भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या वह युद्ध की घोषणा करते हैं या शांति का आह्वान करते हैं, लेकिन यह संसद की स्वीकृति के अधीन ही होता है। ठीक है, युद्ध की घोषणा करते हैं या युद्ध का समापन का ऐलान करते हैं। अगला है हमारा आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 352 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये इनकी आपातकालीन शक्तियां हैं। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राज्यों में भी आर्टिकल 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल, अगर राष्ट्र की वित्तीय स्थिति जो है खराब हो जाती है तो इस स्थिति में क्या है, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को
खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब कब लगा। ठीक है, तो भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला आपातकाल लगा 1962 से 1968 के बीच। ठीक है, कब लगा? 26 अक्टूबर 1962 को लगा और 10 जनवरी 1968 तक रहा। ठीक है, इसका कारण क्या था? पहले प्रकार का जो पहला राष्ट्रीय आपात लगा था, इसका कारण क्या था? चीन के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, चीन के साथ भारत का युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के खतरे को देखते हुए हमने देखा अभी युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण का यहाँ पर हवाला देकर के राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। दूसरा हमारा आपातकाल कब लगा देश में? 1971 से 77 के बीच। ठीक है, कब लगा? 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, कारण क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, इसका कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। बांग्लादेश के गठन के कारण। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी उस समय। ठीक है, तीसरा आपातकाल हमारा 1975 से 77 तक रहा। कब लगा? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। कारण क्या था? आंतरिक अशांति। ठीक है, पहले जो राष्ट्रीय आपात के प्रावधान थे युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द थे, लेकिन बाद में अशांति शब्द को हटाकर, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। लेकिन तीसरा आपातकाल जो लगा था हमारा, वो आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित किया गया था। यह आपातकाल भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद रहा। इसी अवधि में दूसरा आपातकाल भी लागू था। ठीक है, दूसरा आपातकाल ऑलरेडी यहाँ पर लागू था, लेकिन तीसरा आपातकाल एक और आंतरिक अशांति के नाम पर लगा दिया गया था। दूसरा आपातकाल हालांकि बाह्य आक्रमण के खतरे के चलते हुए चल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल यहाँ पर लगा दिया था। इन दोनों को 1977 में एक साथ समाप्त किया गया। ठीक है, इन दोनों के समाप्ति की घोषणा एक साथ की गई थी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 1978 में संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया, ताकि भविष्य में आपातकाल की घोषणा को और अधिक विशिष्ट और कम व्याख्यात्मक बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या है? ठीक है, आर्टिकल 111 से यह आती है विधेयकों पर अनुमति के संबंध में। राष्ट्रपति के पास विधेयकों के संबंध में 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। ठीक है, वीटो शक्ति अर्थात विधेयक पर अनुमति देना न देना। ठीक है, पहली प्रकार की जो वीटो पावर है वह पूर्ण आत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो इसको कहा जाता है। वह किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है जिससे वह कानून नहीं बन पाता। यह आमतौर पर गैर सरकारी विधेयकों और उन सरकारी विधेयकों पर लागू होता है जहां मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और नया मंत्रिमंडल उसे पारित नहीं करना चाहता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का अब बात कर लेते हैं जो पूर्ण और आत्यंतिक वीटो है, ये कब कब भारत में कब ये प्रयोग किया गया है? 1954 में राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया गया पेप्सू विनियोग विधेयक के संबंध में। पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। यह एक राज्य विधेयक था। ठीक है, यह एक राज्य विधेयक था, यह केंद्रीय संसद का विधेयक नहीं था, केंद्रीय विधायिका का, जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, तो 1954 में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पहली बार। 1991 का एक मामला है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक। इस विधेयक को राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो लगाया। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया। इसका कारण यह था कि इस विधेयक को बिना उनकी पूर्व अनुमति के लोकसभा में पेश किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन था। ठीक है, दूसरे प्रकार का हमारा वीटो है निलंबनकारी वीटो और सस्पेंसिव वीटो। दिस इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। यदि संसद इसे साधारण बहुमत से दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। इस प्रकार ये जो हमारा दूसरा वाला वीटो है सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, ये इतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और दोबारा उसी तरीके से पास करके भेज दिया तो इसको राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है। धन विधेयक के मामले में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पेश होता है।
इसका मामला कब का है? 2006 में लाभ के पद संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। उन्होंने इस बिल में कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई थी, खासकर उन पर जो सांसदों को अयोग्यता से बचा रहे थे, जबकि वे लाभ के पद पर थे। राष्ट्रपति ने विधेयक पर अधिक जांच पड़ताल की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, तीसरा है हमारा पॉकेट वीटो, काफी इंपॉर्टेंट है। जेबी वीटो भी इसको कहते हैं। राष्ट्रपति इस वीटो के संबंध में क्या करते हैं? कोई निर्णय ही नहीं लेते हैं। वे ना तो विधेयक को सहमति देते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं और ना ही उसे संसद को वापस भेजते हैं। वे विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास पॉकेट में रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक व्यापक है, क्योंकि भारतीय संविधान ने विधेयक को वापस भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। लेकिन अमेरिका के संविधान में क्या है? पॉकेट वीटो के संबंध में एक समय सीमा है कि इतने समय तक ही राष्ट्रपति विधेयक को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है? ये जो है अमेरिका से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई समय सीमा तय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कब इस्तेमाल किया गया? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इस विधेयक में सरकार को पत्रों को इंटरसेप्ट करने की व्यापक शक्तियां दी गई थी, जिसे नागरिकों की गोपनीयता के लिए खतरा माना था। राष्ट्रपति ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया, जिससे यह कभी कानून नहीं बन पाया। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का यह महत्व है कि वे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है? चेक एंड बैलेंस बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, इतना सब कुछ हमने पढ़ा। अब राष्ट्रपति की स्थिति देख लेते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। उसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 ने राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो 42वें संवैधानिक संशोधन को लागू होने से पहले यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को माने या ना माने, लेकिन 42वें से क्या हो गया है? 1976 से राष्ट्रपति बाध्य हो गए हैं कि वो मंत्री परिषद की सलाह को माने। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को एक बार मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया। ठीक है, तो 1976 में तो बिल्कुल बाध्य कर दिया गया था, लेकिन 1978 वाले 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने क्या कर दिया? राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को भेजने की या किसी भी बात को अनुमति दे दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के अब तक के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का यहाँ पे पूरा संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ के करते हैं हम भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों की बात। ठीक है, तो भारत में पहले राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई थी, हमने प्रस्तावना वाली अपनी क्लास में पढ़ा था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति दे दी गई थी। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल था इनका 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। ठीक है, ये 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति रहे। एक बार 1950 से, ठीक है, 1950 से 52 तक रहे। ठीक है, उसके बाद चुनाव हुए, 52 से 57 तक रहे, और तीसरा 57 से ये 62 तक रहे। ठीक है, 3 कार्यकालों को राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरा किया। दूसरे हमारे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल जो रहा 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। ठीक है, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। ठीक है, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वराहगिरी वेंकटगिरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक क्या रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे। लेकिन जब मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव होता है दोबारा से। तो ये चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और इनको यहाँ पर इनको जीत मिली, और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक यहाँ पर राष्ट्रपति रहे। ठीक है,
पांचवें हमारे हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, कार्यकाल था इनका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। ठीक है, आगे नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल इनका 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद की भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब निर्वाचन के दौरान निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का हो गया 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद रामास्वामी वेंकटरमण राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। इनके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। के आर नारायण आए 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ठीक है, के आर नारायण जी के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। ठीक है, उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, पहली महिला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, इनके बाद बने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये रही। इनके बाद बने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति 25 जुलाई 2012 से इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2017 तक। ठीक है, अभी 25 जुलाई वाला बिल्कुल एक फिक्स चल रहा है हमारा। इनके बाद रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहे। और अंत में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर कार्यरत हैं। इनका 25 जुलाई 2022 से कार्यकाल शुरू हुआ है। ठीक है, सब कुछ बेहतर रहा तो ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और बाद में देखते हैं 2027 तक, बाद में देखते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति का आज का कंप्लीट लेक्चर। इसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। समय काफी हो चुका है, प्रश्नों की चर्चा अगली ही क्लास में की जाएगी। ठीक है, तो हमने अब तक के सभी राष्ट्रपतियों को देख लिया है, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित जो वीटो की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां, कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सभी को हमने देखा है। ठीक है, आपातकाल का हम अलग से एक और लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें काफी सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। 3 तरह का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां सब हमने पढ़ लिया। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति किस तरह से होती है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, क्या क्या शर्तें हैं, चुनाव का पूरा प्रोसेस, और भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इन सभी बातों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम धन्यवाद के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप पढ़ेंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो धन्यवाद के साथ मैं समापन करता हूँ क्लास का।